मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। तो सबसे पहले हम जान लें कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होती है। आइए बोर्ड पे देखते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक ऐसा कंडीशन है, एसिडोसिस इज कंडीशन इन विच जिसमें लंग्स रिमूव नहीं कर पाता है कार्बन डाइऑक्साइड को जितनी उसको रिमूव करनी चाहिए, क्योंकि जो बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, जो सेल्स हमारी फंक्शन करती है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, सेल में जो भी फंक्शंस होती है, उसके बाद एज अ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स क्या करती है, बाहर निकालती है। जब हम सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो लंग्स जितनी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालनी चाहिए उतनी अमाउंट में नहीं निकाल पाती है। उस कंडीशन में ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब है कि ब्लड एसिडिक हो जाती है। तो ब्लड में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने से क्या हो सकती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब ये कैसे होती है? दूसरा कारण यह है कि ये एल्वियोलर वेंटिलेशन जो है उसकी डिक्रीज हो जाती है। एल्वियोलाई क्या होती है, लंग्स में, अगर ये आपकी लंग्स है, सपोज अगर ये आपकी लंग्स है, दो लंग्स है, ठीक है, मैं रफली बना देती हूँ। इसमें मटके जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसी से गैस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और दोनों लंग्स में होती है, बहुत सारी होती है। ये इसमें अगर एक्सचेंज गैस का होना कम हो जाए, अगर इसमें कोई डिजीज़ हो जाए या फिर इसकी जो कैपेबिलिटी है किसी कारणवश, किसी चोट लगने के कारण कम हो जाए, उस कंडीशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड सही से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर चुका है, अपनी कैपेबिलिटी खो चुका है गैस को एक्सचेंज करने की, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की और ऑक्सीजन सही से लेने की कैपेबिलिटी खोने के बाद ये सही से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है लंग से। तो इस कंडीशन में भी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि ब्लड एसिडिक हो सकती है। तो हमने दो कारण पढ़ा, या तो लंग्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, लंग्स हमारी सही से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल नहीं पा रही है। लंग्स में क्या नहीं सही से निकाल पा रही है, एल्वियोलर, यानी कि एल्वियोलाई जो है उसमें जो वेंटिलेशन है वो डिक्रीज हो चुकी है। पीएच अगर एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बात है कि पीएच कम हो जाएगी। कहाँ से, 7 से ऊपर जाती है तो बेसिक, 7 से नीचे गई तो एसिडिक। तो 7.35 से लेकर के 7.35 से लेकर के 7.45 तक ब्लड की पीएच है। तो ब्लड की पीएच 7.35 से कम हो जाएगी, मीन्स ब्लड एसिडिक है, तो जाहिर सी बात है कि 7.35 से कम हो जाएगी। और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकल ही नहीं रहा है। मीन्स पीए मीन्स पार्शियल प्रेशर और CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर देन 42 mmHg, मिलीमीटर मरकरी, ठीक है, 42 से ज़्यादा हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होनी चाहिए बॉडी में, हमारा 38 से 42 mmHg मीन्स मिलीमीटर, Hg मीन्स मरकरी, ठीक है, 38 से 42 होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रही है कि ब्लड में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जा रही है, मीन्स ब्लड एसिडिक हो गई है, पीएच कम हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है। कहाँ से, कितने लेवल से, 42 mmHg से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है। किस कंडीशन में, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कंडीशन में। ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी और बाकी जो बॉडी में जो भी फ्लूइड्स हैं वो भी एसिडिक हो जाएंगे, लेकिन स्पेशली ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हो सकती है कि इट में भी आइदर एक्यूट और क्रॉनिक। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या तो एक्यूट हो सकती है, सडनली बॉडी में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, ब्लड एसिडिक हो जाएगा, और बहुत लंबे समय से कोई डिजीज़ के कारण भी जो बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है आपके वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो सकती है। दोनों कारण में हो सकती है, अचानक भी और बहुत लंबे टाइम से भी। कोई डिजीज़ के कारण किसी चीज़ में को प्रॉब्लम है, आपको कोई डिसऑर्डर है, उस कंडीशन में भी क्रॉनिक मीन्स बहुत लंबे टाइम तक हो सकती है। ये क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म पल्मोनरी डिजीज़, यानी कि बहुत लंबे समय तक अगर लंग्स में कोई डिजीज़ है या फिर जो भी डिसऑर्डर्स है उसके कारण भी ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो सकती है। अब हम इसके कॉजेज को देख लेते हैं, आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से ब्लड में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो गई है। तो सबसे पहला कारण है ड्रग्स। ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, पहला नारकोटिक्स, जिसको हम ओपोइड्स भी बोलते हैं। नारकोटिक्स हम तब देते हैं जब सीवियर पेन पेशेंट को होती है, मीन्स ये सीवियर पेन रियलाइबल है, बहुत
ज़्यादा पेन होने के कारण हम पेशेंट को नारकोटिक्स दे सकते हैं जिससे उसको पेन में रिलीफ मिल सकती है। एनेस्थेटिक्स लॉस ऑफ सेंसेशन मीन्स अगर कोई माइनर सर्जरी करनी है तो हम उस एरिया में एनेस्थीसिया दे करके उस पार्ट के सेंसेशन को लॉस कर सकते हैं, मीन्स वहाँ पर कोई सेंसेशन नहीं होगा, पेशेंट को पेन फील नहीं होगा और सर्जरी अच्छे से हो पाएगी। तो उस कंडीशन में हम एनेस्थेटिक्स देते हैं। हाइपोनोटिक्स स्लीपिंग पिल्स होती है और ये इंसोम्निया के पेशेंट को देते हैं। इंसोम्निया में क्या होती है कि पेशेंट को नींद नहीं आती है, उस कंडीशन में हम हाइपोनोटिक्स देते हैं। और सिडेटिव्स हम तब देते हैं जब पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, उसको काम करने के लिए उसकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ड्राउजीनेस होने लगती है और पेशेंट रिलैक्स और काम हो जाता है, उस कंडीशन में हम सिडेटिव्स देते हैं जब वो बहुत ज़्यादा पैनिक करता है। तो ये सभी ड्रग्स क्या करती है, ये सभी ड्रग्स रेस्पिरेटरी सेंटर के सेंसिटिविटी को थोड़ा सा डिप्रेस कर देती है। अब रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर कौन सी है? रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा है रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर, मीन्स हमारे ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा ही रेस्पिरेशन को कंट्रोल करके रखती है। बट इन सभी ड्रग्स के कारण ये क्या होती है, थोड़ी सी डिप्रेस्ड हो जाती है जिससे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है। और जब बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा मीन्स इसका मतलब है कि ब्लड एसिडिक हो सकती है इन सभी ड्रग्स के कारण। दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रॉमा मीन्स अगर ब्रेन में चोट लग जाए, फॉर एग्जाम्पल है मेडुलरी इंजरी, अगर ब्रेन में चोट लग जाए और मेडुला ऑब्लोंगेटा में इंजरी हो जाए तो रेस्पिरेशन हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, मीन्स अगर रेस्पिरेशन सही से नहीं होगा तो ऑक्सीजन की कमी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उस कंडीशन में भी ब्लड में बहुत ज़्यादा एसिड की अमाउंट हो सकती है। क्रॉनिक मेटाबॉलिक एल्कलिसिस में क्या होती है, एल्कलिसिस में बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो जाती है, मीन्स जो ब्लड की पीएच है 7.35 to 7.45 to 7.45, 7.45 से ज़्यादा हो जाएगी मीन्स ब्लड बेसिक हो जाएगी, ब्लड एल्कलीन हो जाएगी। उस कंडीशन में ब्लड क्या करती है, उस कंडीशन में ब्लड उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए किडनी क्या करेगी, हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट करेगी और ताकि वो ब्लड का मेंटेन हो सके पीएच। बट इसके चक्कर में क्या हो सकती है, अगर बहुत लंबे समय से ब्लड आपका एल्कलीन है तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस किडनी सिक्रीट करेगी ताकि ब्लड का पीएच मेंटेन हो। उस चक्कर में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी क्योंकि ब्लड में बहुत ज़्यादा एसिड की अमाउंट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा एसिड हो जाएगी। उस कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकती है। न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ में पहला एग्जाम्पल क्या है, गुएन बेर्ड सिंड्रोम, इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ग्यूलेन बेर्ड सिंड्रोम। इसमें क्या होती है कि इम्यून सिस्टम हमारे नर्व्स पे, हमारे ब्रेन के नर्व्स पे अटैक करती है और वो ट्रिगर किससे होती है, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण वो ट्रिगर हो जाती है जिससे कि डिजीज़ हो जाती है, जिससे कि ब्लड में जो एसिड की अमाउंट है वो ज़्यादा हो सकती है। न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ का दूसरा डिजीज़ कौन सा है, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस या फिर लू गेरिक्स डिजीज़। इन दोनों डिजीज़ का मतलब सेम है। इसमें क्या होती है, ये एक नर्वस सिस्टम डिजीज़ है जिसके कारण वीक हो जाती है मसल्स या और फिर जो भी फिजिकल फंक्शंस होते हैं वो सभी वीक हो जाती है। पेशेंट सही से अपना कोई भी काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी जो फिजिकल फंक्शंस है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तीसरा है माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होती है, वीकनेस होती है और बहुत ज़्यादा मीन्स रैपिड फिटिग मीन्स थकावट होती है मसल्स में। कौन से मसल्स में, जो कि हमारे कंट्रोल में जो मसल्स होते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल मीन्स हमारे कंट्रोल में, हम अपने कंट्रोल से उस मसल्स को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा हैंड का मसल्स जो है वो मेरे कंट्रोल में है तो ये मसल्स कौन सी मसल्स हो गई, वॉलंटरी मसल्स हो गई। तो इस मसल्स में क्या होती है, वीकनेस होती है और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है नर्व्स के बीच, यानी कि ब्रेन और जो मसल्स के बीच जो कम्युनिकेशन है, जो नर्व्स सही से इंस्ट्रक्शंस देती है मसल्स को, जो ट्रांसफ़र होते हैं एक्टिव इम्पल्स, वो सही से ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं क्योंकि नर्व्स जो है वो वीक हो जाती है, जिसके कारण कम्युनिकेशन गैप हो जाती है, कम्युनिकेशन का बिल्कुल ब्रेकडाउन हो जाता है। उस कंडीशन में मसल्स में वीकनेस होती है और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। किस डिजीज़ में, माइस्थेनिया ग्रेविस के डिजीज में। चौथा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होती है, ये एक जेनेटिक डिजीज है। ये क्यों होती है, इसके कारण, क्योंकि ये एक जेनेटिक है। अगर पेशेंट के
के पेरेंट्स में ये डिजीज़ है तो हो सकती है कि पेशेंट्स में वो ये डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाए। ये एक जेनेटिक डिजीज़ है और ये क्या कॉज करती है, ये बहुत ज़्यादा वीकनेस कॉज करती है। मतलब अगर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसको मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी और जो उसका मास है यानी कि मसल्स पे जो मसल्स मास है वो उसका लॉस होते चला जाएगा। मसल्स मास मीन्स उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा टाइम के साथ, जिसमें क्या होती है जीन्स के कारण क्या होती है मसल्स का जनरेशन होने लगती है। जैसे 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 बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे उसका वेट कम होने लगेगा यानी कि जो मसल्स मास है वो डिजेनरेट होने लगेगी, उसका डिजेनरेशन होने लगेगा। मोस्टली ये कब स्टार्ट हो जाती है, मीन्स जेनेटिक है, मीन्स बचपन से स्टार्ट होती है और जैसे 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 वो बड़ा होगा कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा होते जाएंगे उस बच्चे में जिसमें ये डिजीज देखने को मिलती है। कौन सी डिजीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। फिफ्थ क्या है, पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस में क्या होती है, ये एक वायरस के कारण होती है। हम सभी जानते हैं पोलियो जो बीमारी होती है उसी को हम मेडिकल टर्म में पोलियोमाइलाइटिस बोलते हैं। और ये क्यों होती है, वायरस के कारण होती है। किस वजह से होती है, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से, फूड की वजह से, या फिर अगर ये बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित है उसके कांटेक्ट में आने से, अगर ये वायरस बीमारी फैला रहा है उस कंडीशन में, तो इस कंडीशन से क्या हो सकती है, पोलियोमाइलाइटिस हो सकती है। और इसकी वजह से क्या होती है, जो रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती है, मीन्स अगर इससे हम सांस लेते हैं उसके आसपास की जो मसल्स है वो भी हेल्प करती है सांस को अंदर लेने में, मीन्स ऑक्सीजन अंदर लेने में, तो वो मसल्स रिस्पॉन्ड नहीं करती है प्रॉपरली पोलियोमाइलाइटिस के कारण। क्यों नहीं करती है, क्योंकि ये वायरस से ग्रसित हो चुकी है हमारे बॉडी, जिस भी व्यक्ति को ये पोलियो बीमारी होती है उस व्यक्ति को, तो रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती है वो सही से एक्टिव नहीं होती है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती प्रॉपरली, जिससे कि रिड्यूस हो जाती है एल्वियोलर वेंटिलेशन, मीन्स ऑक्सीजन सही से बॉडी में नहीं जा पाएगी। और जब ऑक्सीजन सही से बॉडी में नहीं जा पाएगी तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा। चेस्ट वॉल डिसऑर्डर्स है। चेस्ट वॉल डिसऑर्डर में सबसे पहला है सीवियर काइफोस्कोलियोसिस। सीवियर काइफोस्कोलियोसिस में क्या होती है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड कर्वेचर हो जाती है। कर्वेचर मीन्स थोड़ा सा मुड़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति सीधे खड़ा है तो वो हल्का सा ऐसे तिरछा हो जाएगा, बीच में से उसका ऐसे बेंड हो जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड उसकी बहुत ज़्यादा बेंड हो जाएगी, या तो आगे से मीन्स ऐसे आगे झुका हुआ रहेगा या फिर ऐसे पीछे झुका हुआ रहेगा, मीन्स ऐसे करके बेंड हो गई आगे से, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड में कर्वेचर आ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड पूरा मुड़ जाएगा, एक राउंड शेप लेने लगती है स्पाइनल कॉर्ड इस कंडीशन में, सीवियर काइफोस्कोलियोसिस। दूसरा क्या है, स्टेटस पोस्ट थोरैकोप्लास्टी। थोरैकोप्लास्टी में क्या होती है कि रिमूव कर देते हैं हम रिब्स को। रिब्स को रिमूव क्यों करते हैं, क्योंकि अगर कोई डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल टीबी का डिजीज़ है, उस कंडीशन में लंग्स पूरी ख़राब हो जाती है, उसके आसपास की जो रिब्स है वो भी पूरी ख़राब हो जाती है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिब्स को रिमूव कर देते हैं। जब रिब्स को रिमूव कर देते हैं तो वेंटिलेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो पीएच इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। फ्लेल चेस्ट क्यों होती है, बहुत ज़्यादा ब्लंट ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा चोट लगने के कारण जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीन्स अगर रिब्स है, ठीक है, अगर इस साइड की रिब्स है तो इस रिब्स में लाइन से एक ही रिब्स में बहुत ज़्यादा जब फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, मीन्स अगर आपकी 1 2 3 4 5, इसको समझने के लिए 1 2 3 4 5 समझिए कि ये रिब्स है, ठीक है, ये रिब्स है, ठीक। अब एक ही रिब्स में 1 2 3, अब तीनों रिब्स में यहाँ फ्रैक्चर, यहाँ फ्रैक्चर, यहाँ भी, ये बहुत एक ही रिब्स बहुत जगह से टूटा हुआ है लाइन से, ठीक है। मानिए कि ये तीनों रिब्स में मल्टीपल फ्रैक्चर्स है सभी रिब्स में, तो उस कंडीशन में क्या होती है, फ्लेल चेस्ट हो जाती है। उसको हम फ्लेल चेस्ट बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा जब चोट लग जाती है, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाती है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो उस कंडीशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाती है बॉडी को, क्योंकि जो हमारे लंग्स है वो सही से काम ही नहीं कर पाती है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो सकती है कि यहाँ पे जो और यहाँ पे म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो गया हो सकती है कि सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंग्स में जो है वो डिजीज हो गई है, जिससे कि म्यूकस बहुत ज़्यादा यानी कि फ्लूइड बहुत ज़्यादा का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो गया है, जमा होना स्टार्ट हो गया है। सीवियर एस्थमा के केस में, सीवियर न्यूमोनिया के केस में, जिसमें लंग्स में फ्लूइड की अमाउंट यानी वाटर की अमाउंट ज़्यादा होने लगती है, ये सभी के कारण सही से ऑक्सीजन नहीं ले पाता है पेशेंट, इसके कारण उसके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने लगती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने लगती है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कंडीशंस हो
जाते हैं या फिर हो सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है और उसके कारण क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।